अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सोहेल रशीद आपसे मुखातिब। आज जुम्मा का रोज़ है और 8 नवंबर आज की तारीख है। आज इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग में सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में जारी है और ये वो फोरम है जहाँ पर आला अदलिया के जजेस के खिलाफ शिकायत का जायज़ा लिया जाता है और इस फोरम में ही फैसला होता है कि क्या किसी जज के खिलाफ जो शिकायत आई है मिसकंडक्ट की हो या कोई भी, वो ठीक है या नहीं और कितनी वो हेल्दी है। उसके बाद फैसला किया जाता है कि उस पर कार्रवाई आगे बढ़ानी है या नहीं। आज इस इजलास में कौन कौन सी शिकायत ज़ेर बहस हैं, किन किन पर गौर किया जाएगा। अदील सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अदील साहब बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो ये बताइए कि इस वक्त जिस फोरम की सरबराही कर रहे हैं चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, यहाँ वो मुकम्मल बाइख्तियार हैं, यहाँ कम अज़ कम उनके इख्तियारात पर कोई डाउट नहीं है। एज चीफ जस्टिस पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट में तो उनके अब काफ़ी मामलात जो है उनसे ले लिए गए हैं। आज जिस फोरम में वो बैठे हुए हैं उनके सामने सबसे पहले तो ये बता दें किस किस की शिकायत मौजूद हैं, कौन कौन से जजेज़ हैं जिनके खिलाफ कंप्लेंट्स मौजूद हैं और क्या आइनी बेंच के सरबराह भी उनमें शामिल हैं। सर देखें, शिकायत तो ऑलमोस्ट सुप्रीम कोर्ट के तमाम ही जजेस साहिबान के ख़िलाफ़ मौजूद हैं और सैकड़ों की तादाद में ये तादाद जजेस जो शिकायत हैं मौजूद हैं। इसमें आप जस्टिस काजी फाइज़ साहब का नाम ले लें, जस्टिस मुनीब अख्तर का नाम ले लें, इवन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और शायद जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के ख़िलाफ़ कोई शिकायत ना हो। अदरवाइज उन्होंने शिकायत वाला काम ही नहीं कभी किया। अब आपने खुद ही जवाब दे दिया है। अब देख लें जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, उनके खिलाफ अभी रिसेंटली एक शिकायत आई है, एक से ज़ायद आई है जो इलेक्शन वो बड़ी अहम है वैसे, उसको आप इतना जल्दी स्किप ना करें। और उसको पूरा लिंक ये है कि मखसूस नशिस्तों का जो फैसला दिया था 8 जजेस ने, उस पर उन्होंने लिखा था इख्तिलाफी नोट की कोई ज़रूरत नहीं अमल दरामद की, ये तो फैसला ही नहीं है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने, तो वो फैसला लिखने वाले जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर आज सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का हिस्सा हैं और वो उस पर अपनी राय देंगे अगर उनके सामने वो शिकायत आई तो। वो देखें, अब बात यहाँ पर बड़ी ट्रिकी हो गई है ना। 5 मेंबरान हैं, अक्सरियत ने फैसला करना है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर बज़ाहिर तो नज़र ये भी आता है काफ़ी हद तक कि हो सकता है कि इस मामले पर अकेले रह जाएं। जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस आमिर फारूक, वैसे अकेले ही रह गए, वो दूसरी साइड पर चले जाएं। अभी तक तो खैर अंदाजे ही हैं और अभी तक ये भी कंफर्म नहीं है कि आया मामला वो टेकअप होगा भी या नहीं। ज़ेर बहस ज़रूर आ सकता है। जहाँ तक ताल्लुक़ है इलेक्शन कमीशन का, आपने बात की अभी जो मखसूस नशिस्तों का मामला है, इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ भी वहाँ पर शिकायत का एक अंबार मौजूद है। और एक जो सबसे अहम चीज़ है ना मेरी नज़र में, वो है 6 जजेस का ख़त, लेकिन वो भी अब अहमियत खो चुका है जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के गुज़श्ता रोज़ की उस बयान के बाद, जो मुबैना बयान के बाद के बस ये अब गारंटी है कि नहीं होगी मुदाखलत। देखिए ये गारंटियां हम ना सर अब सुनते सुनते हमारे कान भी पक गए। लेकिन फिर वो जो ओपन कोर्ट में केस लगा हुआ है जिसमें डेट पड़ी हुई है, उसका क्या होगा अगर वो किसी और फोरम पे एड्रेस हो जाता है? देखिए वो तो याहिया अफरीदी साहब तो पहले से ये बात कहते हैं, तो एक जज की राय थी। नहीं, अब वो चीफ जस्टिस हैं। और दूसरी बात यह है कि अब सुप्रीम प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के दायरे इख्तियार से भी वो मामला निकल चुका है। जो वो सो मोटो है उसको अब फिक्स अगर करना भी है तो वो करेंगे जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब। तो देखें ना सर, मामलात इतने ट्रिकी हो चुके हैं कि अब जो चीज़ें आप अंदाज़ा लगा रहे थे ना, किया यार, सादा नाजरीन को बताएं जी कि टेक ओवर हो चुका है, गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पर अदलिया को कंट्रोल कर चुकी है, कल तनख्वाहें बढ़ चुकी हैं। यहाँ पर जो एक सवाल काफ़ी मेरे जहन में आ रहा है, आपसे पूछ लूँ, आपको क्या लगता है जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर से पिछले 3-4 महीने में कहाँ गलती हुई कि चीज़ें आज से फिसलती चली गई? सर देखिए, मैं तो पहले दिन से एक बात कर रहा हूँ कि जिस रोज़ ये आइनी तरमीम मंजूर हुई थी उसी रोज़ अगर वो जजेस साहिबान अपनी अदालत में बैठकर अपना जो कोर्ट है वो कन्वीन कर लेते, जितने भी जजेस साहिबान उनके साथ मौजूद थे, और वहाँ पर बैठकर जस्टिस काजी फाइज़ साहब बेशक उस वक्त चीफ जस्टिस थे, अगर ये खुद बैठकर 1997 की तारीख को दोहरा देते तो शायद नौबत यहाँ तक ना पहुँचती। उसके बाद भी स्टेप लेने में उन्होंने बहुत ताहीर बरती है। मेरी नज़र में 12 जुलाई के फैसले पर जब अमल दरामद नहीं हो रहा था और ये सुकून से बैरून मुल्क भी गए, सारा कुछ किया और बज़ाहिर ये लग रहा था कि जैसे अ मैन विद द प्लान कि कुछ है, लेकिन एंड पे ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने टाइम दिए रखा और फिर जब 14 सितंबर को आईनी तरमीम की कोशिश हो रही है उस दिन वजाहत दी जा रही है। गवर्नमेंट प्लेड वेरी स्मार्टली सर। नहीं, टाइम मिला है तो तब नहीं, मैं आपको एक बात, गवर्नमेंट ने, मुझे लगता है, मुझे ये तासुर मिलता है, जो हम बयानात भी सुनते रहे, अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो ऐसे लगता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को भी कुछ यकीन दहानियाँ थीं, ठीक है,
वो यकीन दहानियाँ जो होती हैं सर, वो बंदे को मरवा देती हैं। अब शायद उन्हीं यकीन दहानियों में आकर वो ताख़ीर बरतते रहे और उनका जो रवैया है जिस कदर सख्त होना चाहिए था अपने फैसले एक पर सवाल तो अमल किया जा दरामद सकता है ना, 12 जुलाई के फैसले के खिलाफ 24-25 जुलाई को इलेक्शन कमीशन ने वजाहत के लिए रजू कर लिया हुआ था, तो आप 14 सितंबर तक उसको या 4 सितंबर तक उसको डिले करने की कोई वजह नहीं थी। बिल्कुल ठीक है, बीच में उस पर फौरी तौर पर दे के चीज़ों को एक्सपीडिट किया जा सकता था कि जल्दी उस पर अमल, जितना रूम मिला है, जितनी स्पेस, जितना टाइम मिला है गवर्नमेंट को, उस पर उन्होंने चीज़ें रिकैलकुलेट की और फिर 63 लग गया। बिल्कुल 63 लगने से पहले अगर ये जो है ना मामला इस तरफ ना जाता तो मेरा ख्याल है। देखें इसमें और भी बहुत सारी, आपने जो सवाल किया बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है। इसमें देखें सिर्फ मखसूस सेशनों का मामला ही नहीं था। अभी आपने 63A की बात की है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में अक्सरियत थी जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीर के पास। अभी वो ऑर्डिनेंस नहीं आया था, उस सब के बावजूद उन्होंने वो मामला टेकअप नहीं किए जो उनको करने चाहिए थे। जारहाना जाना था, जो उन्हें अंदाज अपनाना था वो उन्होंने नहीं अपनाया। जो सुस्ती उनकी जानिब से की गई है आज उनको भुगतना पड़ रही है मादरत के साथ। जो आज उनके साथ हो रहा है इसमें उनका अपना भी पूरा हाथ है। आखिर में आकर हो सकता है हुकूमत की कानूनी टीम में से किसी ने इतनी बड़ी छोटी दी हो कि सर मेरिट पे भी जाएं तो आपके अलावा कौन हो सकता है, और अगर 5 के पैनल से भी चुने तो आपके अलावा कौन हो सकता है। और आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? हम पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम का इतना बड़ा एसेट कैसे ज़ाया होने देंगे? आप हम पे ट्रस्ट कीजिए, तो फिर क्या करते जैसे वो जिन पे उन्होंने ट्रस्ट किया ना वो बड़े हार्ट ब्रोकन है। आज हार्ट ब्रोकन है, बड़े स्माइल देकर उन्होंने उनके खिलाफ वोट दिया है उस दिन। बिल्कुल सबसे ऊंचा हाथ उठाया उन्होंने। बस ये देख लेना, आप अंदाज़ा लगा लें। तो अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को और जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुनीब को तो शायद मेरी इतलात के मुताबिक अंदाज़ा पहले से था, उनको तो पता था कि मैं वो सिर्फ टीवी की जीनत के लिए था कि 3 में से एक का इंतखाब होगा, तो उनकी प्रोफाइल भी बनी हुई थी। हाँ, बाकी कहीं भी नहीं था। जस्टिस मुनीब अख्तर का तो पहले ही जो आप कह सकते हैं कि पत्ता काट दिया गया था। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो शायद पुरुमीद थे आखिरी वक्त तक, लेकिन उनकी उम्मीदों पर भी पानी। मुनीब भी जस्टिस मंसूर के लिए पुरुमीद थे, आपने ये हाँ, कि वो बन जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। और यहाँ पर देखें ना, इन जजेस साहिबान ने खुद बहुत से रूम्स दिए हैं गवर्नमेंट को इस कानून साजी को यकीनी बनाने में, अमल दरामद इस पर करवाने में। अब आप देख लें 26वीं आईनी तरमीम हो चुकी है, उसके बाद ये लिख रहे हैं अपने चीफ जस्टिस को कि भाई आप फुल कोर्ट समाअत के लिए मुकर्रर कर दें तमाम तर दरख्वास्तें, और उसके बाद ख़ुद से मीटिंग भी बुला रहे हैं। ये सब चीज़ें अगर ये कुछ दिन पहले कर लेते तो शायद काफ़ी कुछ हो सकता था। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब भी एक आप कह सकते हैं कि उन्होंने भी एक तब्दीली यहाँ पर लेकर आए हैं। शायद जस्टिस मंसूर अली शाह को ये उम्मीद नहीं होगी उनसे, जिस तरह का रवैया उन्होंने रवा रखा है, वो मीटिंग फुल कोर्ट की ना बुलाकर या फुल कोर्ट समाअत के लिए मुकर्रर ना करके और उसके बाद मीटिंग के मिनट चेंज हो गया ना जी, रजिस्ट्रार ने कागज़ नहीं जारी की थी, रजिस्ट्रार चेंज हो गए हैं ना, अब क्या चाहते हैं? देखें बात वो नहीं है रजिस्ट्रार ने चेंज की है या नहीं की, बात सिंपल सी है कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया है। वो एक ख्वाहिश के साथ आए थे कि मैं चीफ जस्टिस बनूंगा, मेरे नाम के साथ चीफ जस्टिस लगेगा। आज मुझे खुल के आप बताइएगा, जस्टिस मंसूर अली शाह सोचते शुक्र तो नहीं करते होंगे कि यार ऐसे तो बेख्तियार था चीफ जस्टिस बनने से, कहीं बेहतर था मैं ना बनता। बेशक यहाँ पर जिस तरह के चीफ जस्टिस अब जस्टिस याहिया अफरीदी हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ऑब्वियसली शुक्र ही कर रहे होंगे। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की सोच ज़रा मुख्तलिफ है, वो शायद बनना भी ऐसा ही चीफ जस्टिस चाह रहे थे, अदरवाइज और उनको अगर पूरे इख्तियार दिए भी होते तो वो यही करते जो कर रहे हैं। बिल्कुल, देखें ना एक यकीन और वो बुरा नहीं है। देखिए ग्रास रूट लेवल पे जाके चीज़ें ठीक करना, ATC के मामला ठीक करना, सारे मामला, लेकिन ग्रास रूट लेवल पे तब तक मामला ठीक नहीं होंगे जब तक ऊपर से नीयत जो है ना वो ठीक नहीं होगी। इस वक्त अगर आप एलिफेंट इन द रूम को इग्नोर करें जो कि मौजूदा गवर्नमेंट की नीयत है जुडिशरी से मुतालिक, तो उसमें फिर आप नहीं देखें बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का ये काम नहीं है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव जजेस साहिबान के साथ मीटिंग करके जो है ना, और उसे निकला तो कुछ भी नहीं ना। ATC का क्या हुआ कल? सर देखिए कुछ भी नहीं होना, क्या है आपका काम है एज सुप्रीम कोर्ट, आपका काम है कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन करना। अब आपके पास वो इख्तियार ही नहीं रहा, तो अब माजरत के साथ आप मॉनिटरिंग जज तो नहीं है ना अब आप में और एक हाई कोर्ट के जज में क्या फ़र्क रह गया? हाई कोर्ट के जजेस साहिबान तो फिर वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, मगर आप तो बिल्कुल ही अब फारिग हो चुके हैं। सर देखें ना, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब माँ सिवाय इसके कि जो अपीलें आएंगी 5-5 मरले की वो डिसाइड करेंगे, या इस तरह की मीटिंग्स रोज़ाना की बुनियाद पर 2 से 3 करके एलामिये जारी करवा कर बताएंगे कि भाई हम कितना काम कर रहे हैं, हम कितना अहम जो फैसले हैं वो कर रहे हैं और रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं। इन रिफॉर्म्स का आम आवाम को क्या फ़ायदा है? सर अब देखें, आम आवाम की हम बात कर रहे हैं,
8 फरवरी के इंतखाबात हैं, उनमें मुबैना धांधली ज़बान ज़द आम है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इतने बेख्तियार हो चुके हैं कि उस मामले को टेकअप ही नहीं कर सकते। असल काम तो आपका ये है ना, डायरेक्टली जो अवाम के हकूक़ के साथ, बुनियादी हकूक़ के साथ लिंक्ड है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट बेसिकली क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली अवाम के जो बुनियादी हकूक़ हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, ना कि ये मोनूमेंट बनाकर एक लॉलीपॉप दे देना कि भाई देखें यहाँ पर आकर आप तस्वीर बनवा लें, आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो यहाँ पर कुनंदा हैं। आपका काम है अपने अदालती फ़ैसलों में उन फंडामेंटल राइट्स को यकीनी बनाएं कि वो अवाम तक पहुँचे, अवाम को मिले। यहाँ पर आकर आपने वो जो आपका एक इख्तियार था फंडामेंटल राइट्स का 184(3) का, वही उठाकर एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल मुतनाज़ा बेंच को दे दिया है जिनके जजेस साहिबान की माज़रत के साथ एक्सपर्टीज़ भी नहीं है कि आइन की वो तशरीह कर सकें या ना कर सकें। कल एक बड़ा दिलचस्प मैं वाक़या ट्विटर के ऊपर देख रहा था, हमारे दोस्त ने आसिफ बशीर चौधरी साहब रिपोर्ट कार्ड के लिए उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को सरबराह तो बना दिया गया है मगर इनकी तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रिपोर्टेड जजमेंट ही नहीं है। तो उसके ऊपर ना एक कुछ जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब के फ़ैन थे, उन्होंने उनको ट्वीट करके कहा कि देखिए जजमेंट्स हैं उनकी इतनी जजमेंट्स हैं और जो उन्होंने जजमेंट की तस्वीर लगाई ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, वो आफिया शेरबानो वाली जजमेंट थी ICA। मैंने कहा अब देखें ये वो जजमेंट है जिसमें बहुत से लोग ये समझते हैं कि उन्होंने तो आइन को ही रीराइट कर दिया है। जो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को जिस जजमेंट की सूरत में फ़ारिग किया गया है उनके मुस्ताफ़ी होने के बावजूद, ये वो जजमेंट है ना जवाब इन्होंने फराहम किया है। बात की जाती है कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने 63A की जजमेंट में आइन को रीराइट कर दिया है। यहाँ पर बैठकर जस्टिस काजी फाइज ईसा की इमा पर ये दो जो 3 रुकनी बेंच था, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल, इसने क्या किया? इन्होंने भी आइन को उसमें वैसे कहा जाता था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक अलग आइनी बॉडी है और उसको सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन ही नहीं दे सकती। इस मामले में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाके उसके इजलास में बताया अटॉर्नी जनरल ने कि हम उसमें रिव्यू कर रहे हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने वेट किया, यहाँ पे फिर लगाया और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह जो हैं वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी थे काजी फाइज साहब, उन्होंने ये केस इधर लगाया, इसको डिसाइड करवाया, जिसके नतीजे में जाके सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने फिर उसकी आड़ लेके दोबारा जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई। दिलचस्प बात यह है ना, इसमें एक और एंगल है, आपने वो तो कर दिया लेकिन एक टाइम बार्ड अपील थी। अब आपको याद होगा एक अपील टाइम बार्ड पहले भी थी, वो थी उदेबिया पेपर्स में, इस केस में जब जनाब काजी फाइज साहब ने नवाज शरीफ साहब में जा रही थी ना, उसमें क्या करते वो, उन्होंने टाइम बार्ड होने की वजह से खारिज कर दी ना अपील। यहाँ पर आकर यही अपील टाइम बार्ड थी, जस्टिस काजी फाइज साहब ने खुद उसको समाअत के लिए मुकर्रर किया। तो इंटेंशंस यहाँ पर मैं ये बात कर रहा हूँ जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को अब उसी का सिला मिल रहा है ना कि एक सिविल जज होते हुए वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सरबराह बन चुके हैं और अब तमाम जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं उनकी इंटरप्रिटेशन वो करेंगे। मैं तो ये सोच रहा हूँ वो क्या इंटरप्रिटेशन करेंगे। वैसे एक बहुत दूर की कोड़ी ला रहा हूँ मैं, अगर इस बेंच से भी हुकूमत की आरजुएँ पूरी ना हुआ आईनी बेंच से और नंबर गेम में फिर पीछे रह जाएँ, वो 8 में से 3 जजेस वो हैं, 7 में से 3 जजेस वो हैं जो उन 8 में शामिल है मखसूस नशिस्तों वाले में। चौथे जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब का कुछ पता नहीं देखें इसमें एक और एक एंगल एक और है ना कि ये लाजमी नहीं है कि 7 जजेस पर मुश्तमिल बेंच बैठेगा, 5 पे बन जाएगा ना, 5 पे बन जाएगा, 3 पे भी बन सकता है। वो बैठाने को तो कुछ भी कर सकते हैं, एक कानून ही पास करना है ना, घर की खेती है सर। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं अगर ये 7 के 7 ही उनके उस पे नहीं आते तो भाई अगले 2 महीने के बाद फिर जुडिशल कमीशन और तारीखें लेके तो बेंच तोड़ दो हैं। अब बेंच तोड़ना भी तो गवर्नमेंट के पास चला गया है ना। बिल्कुल ऐसे ही। तो अब देखें यहाँ पर तो वो जो पहले एक इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का एक कंसेप्ट हुआ करता था ना कि जुडिशरी को आप राम नहीं कर सकते, आपने अपने दाने पूरे करने हैं, आपने अपने आर्गूमेंट्स रखने हैं, उनके सामने दलाइल रखने हैं, उसकी बेस पर आपने केस जीतना है या हारना है। अब वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है, अब आपको आर्गूमेंट्स करने की ज़रूरत ही नहीं है, अब आपको पिक एंड चूज़ करनी है जजेस की। आप अपनी मर्ज़ी का एक बेंच बनवाएं और फिर जो मर्ज़ी फैसले होते रहें आपकी। अब देखें ना यहाँ पर जब हम ये कहते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी का बेंच बनवाते हैं और फिर फैसला आपकी मर्ज़ी का आता है, उसका ये मतलब नहीं है कि हम उन जजेस को क्वेश्चन कर रहे हैं। उसका मतलब ये है कि वो जो जजेस साहिबान हैं उनमें से अब जो 17 या 19 जजेस हैं, इनमें से आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि फ़लाँ केस में फ़लाँ जज ये फ़ैसला देगा और मोस्टली ऐसा ही होता है क्योंकि उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है उस एक पर्टिकुलर नुक्ते के ऊपर। तो जब हुकूमत को मालूम है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान हो, जस्टिस काजी फाइज ईसा हो, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान हो, जस्टिस जमाल मंदोखेल हो, इनका एक सियासी जमात से मुतल्लिक एक नुक्ता नज़र है तो इनको उन्हीं बेंचेस में बैठाया जाए जिनमें उनको तवक्को होती है कि भाई ये तो उस पार्टी के ख़िलाफ़ अपनी राय देंगे। तो फिर बात यहाँ पर वाज़ेह हो जाती है ना। जाते जाते ये बताइए आज इस इजलास से कोई सरप्राइज़ एक्सपेक्टेड है? नहीं सर, सरप्राइज़ एक्सपेक्टेड था कल तक, मगर जब वो मुबैना जो आप कह रहे हैं ना बयान आ गया का जनाब या अफरीदी साहब का कि यकीन दहानी करवा दी गई है कि कोई मुदाखलत नहीं होगी, तो फिर अब बात पीछे क्या रह जाती है।
हाँ यकीन अब दहानी पे देखिए, फिर तो यकीन चले दहानी ठीक है। तब करवाई गई है कि कोई मुदाखलत नहीं होगी जब सुप्रीम कोर्ट या अदलिया में मुदाखलत करने की किसी को ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब तो भाई आपने जो काम वैसे करने थे मुदाखलत करके, वो काम आपको मुदाखलत किए बगैर ही हासिल हो जाएंगे तमाम तर मकासद। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी आज इजलास है नमाज जुमा के बाद, और उसमें सिंध में भी आईनी बेंच बन जाएगा। हाँ वो उसमें बन जाएगा, वो रूटीन का मैटर है। लेकिन यहाँ पर देखें ना, बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि स्वीकार कर लिया है जस्टिस मंसूर अली शाह ने, जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी, जस्टिस वो क्या करें अब, कल उनकी तनख्वाहें तो बढ़ा दी हैं ना, ठीक है, वो अब कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, बहुत शुक्रिया दिल सरफराज साहब। बाकी आज के इन दोनों इजलास से जो पिक्चर निकलती है, जो खबर निकलती है, वो भी आपके सामने रखेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जो निकले ना शायद में